डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार में सम्राट चौधरी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव बने डिप्टी सीएम। ट्रांजिट अग्रिम जमानत मामले में पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। तेलंगाना हाईकोर्ट के बेल देने के फैसले पर रोक। गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने को कहा। सॉलिसिटर जनरल ने पूछा, एफआईआर असम में हुआ तो तेलंगाना एचसी ने रोक कैसे लगाई। टीसीएस नासिक केस में अंडरकवर ऑपरेशन, यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण का आरोप, 7 गिरफ्तार। अमरावती यौन उत्पीड़न मामले में प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई। परतवाड़ा में आरोपी के घर पर चलाया बुलडोजर। आरोपी के घर के अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अमेरिकी प्रतिबंध जेल रहा टैंकर रिच स्टेरी बुधवार को फिर से हॉर्मुज़ पर अमेरिकी नाकाबंदी नहीं तोड़ पाया। ये टैंकर संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के हमरिया पोर्ट से चला था। वहां से इसने करीब 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लोड किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके बंदरगाहों की पूरी तरह नाकेबंदी कर दी गई है। इसके चलते महज 36 घंटे के भीतर समुद्र के जरिए होने वाला सारा व्यापार रोक दिया गया है। अमेरिका ने कहा है कि चीन को ईरानी तेल लेने से रोकेंगे। हॉर्मुज़ के रास्ते ईरानी तेल ले जाया जा रहा है। चीनी जहाज़ों को जाने नहीं दिया जाएगा। वहीं यूएस आर्मी ने दावा किया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकाबंदी के लिए उसने 10,000 से ज़्यादा सैनिक और करीब 12 नेवल शिप तैनात किए हैं। नाकाबंदी के पहले 24 घंटों में कोई भी जहाज ये रास्ता पार नहीं कर पाया। 6 व्यापारिक जहाज आगे बढ़ रहे थे। वे अमेरिकी सेना के आदेश पर लौट गए। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनका देश युद्ध नहीं बल्कि बातचीत चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान किसी भी टकराव का इच्छुक नहीं है और विवादों का समाधान संवाद के जरिए ही संभव है। इस बीच दूसरी तरफ अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में लेबनान और इजरायल के बीच सीज फायर पर पहले दौर की वार्ता हुई है। ये सकारात्मक बताई गई और दोनों अगले दौर की बातचीत के लिए राजी हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध अब खत्म होने के बेहद करीब है। फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये लगभग खत्म होने वाला है। Because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon, and if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir, and you don't want to do that. I think it's close to over. Yeah, I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very bad. The president set a policy. Iran cannot have a nuclear weapon. And right now we are negotiating to make sure that very thing happens. And here's, what's interesting about this is what's interesting about this is that we have this ceasefire that's in place. I think it's 6 or 7 days old. Right now the ceasefire is holding. And what you're seeing is the president wants to make, he doesn't want to make like a small deal. He wants to make the grand bargain. And what he's basically offering to Iran is very simple, and frankly, it's something that no president has, I think, has had the ability to offer. He said that if you're willing to act like a normal country, we are willing to treat you economically like a normal country. सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने ईश्वर के नाम पर शपथ ली और राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने लोक भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बिहार की नई सरकार में जदयू से विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने भी शपथ ली है। दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया है। नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बिहार में अभी मंत्रिमंडल का ऐलान नहीं किया गया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर सम्राट चौधरी को बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। उनकी ऊर्जा, जनसेवा के प्रति समर्पण और जमीनी अनुभव राज्य के लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उनके कुशल नेतृत्व में जनता जनार्दन की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए बिहार चौतरफा विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। सम्राट चौधरी बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं।
यहाँ प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं ने भी उन्हें बधाई दी है। सियासी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बिहार में भाजपा के किसी नेता मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। लोक भवन में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी सीधे सीएम ऑफिस पहुंचे। यहां पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के नेतृत्व में अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। 20 साल तक जिस कुर्सी पर नीतीश कुमार बैठे थे, अब उस पर सम्राट चौधरी बैठेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अगली खबर पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के 9 ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने रेड की है। दिल्ली से ईडी की टीमें जालंधर में उनके घर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और गुरुग्राम समेत अन्य ठिकानों पर पहुंची। जांच चल रही है। घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। अशोक मित्तल इस वक्त अपने जालंधर स्थित घर में मौजूद हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है, जिसे अशोक मित्तल और उनके बेटे से जोड़ा जा रहा है। सीएम भगवंत मान ने लिखा, भाजपा की पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू कर रही है, टिपिकल मोदी स्टाइल। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने जवाब देते हुए लिखा, आपकी पार्टी तो चोरों और लुटेरों की पार्टी है, गंदगी साफ होगी। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि अशोक मित्तल पर ईडी की रेड के पीछे राघव चड्डा है। हालांकि चड्डा ने अभी इसको लेकर कुछ नहीं कहा है। गुरुग्राम के साइबर पार्क के 2 टावरों में बने ऑफिस में रेड की गई है। इसी बिल्डिंग में अशोक मित्तल के मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस का ऑफिस है। एक ऑफिस टावर के ग्राउंड फ्लोर है, जबकि एक अन्य टावर की 4थी मंजिल पर की गई रेड। सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भाजपा द्वारा पंजाब चुनाव की तैयारी शुरू कर चुका है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर और यूनिवर्सिटी में ईडी की रेड हो चुकी है। टिपिकल मोदी स्टाइल। हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मोदी जी ने पंजाब में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन पंजाब के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी को इसका करारा जवाब देंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, भगवंत मान, आपकी पार्टी तो चोरों और लुटेरों की पार्टी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के प्रति अपना विशेष लगाव एक बार फिर दिखाया। देहरादून में उन्होंने स्थानीय बोली में लोगों को संबोधित किया और राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिससे अब दिल्ली से देहरादून की दूरी घटकर लगभग 2.5 घंटे रह जाएगी। इस हाई स्पीड ग्रीन कॉरिडोर से यात्रा आसान और तेज होगी, जिससे क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस परियोजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब भारत रफ्ता नहीं बल्कि रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज का दिन उत्तराखंड के लिए बेहद खास है। बहनों, 2014 से पूर्व का समय हम सभी को याद होगा, जब देश के विकास की गाड़ी पूरी तरह से थम चुकी थी। देशवासियों का उत्साह ठंडा पड़ चुका था। वरिष्ठ जन हताश और निराश थे। महिलाओं के आंसू सूख चुके थे। युवा पीढ़ी के कंधे झुक चुके थे और सेनाओं का मनोबल जवाब दे रहा था। ऐसे में देश की बागडोर जिन मजबूत हाथों में संभाली, वे राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हम सब के बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनका एक बार जोरदार तालियों से आप सब उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है
कि देवभूमि उत्तराखंड को आज उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 28वीं बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। उत्तराखंड खेल जगत में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। पहली बार राज्य को यूटीटी 87वीं अंतर प्रांत जूनियर और युवा राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी का अवसर मिला है। ये प्रतियोगिता राज्य के लिए गर्व का विषय है और इससे उत्तराखंड की खेल पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप का आयोजन देहरादून के परेड ग्राउंड में बनाए गए नए परिसर में किया जा रहा है। प्रतियोगिता की शुरुआत बुधवार से लड़कियों की अंडर 19 टीम स्पर्धा के साथ होगी। इस वर्ग में देश भर की प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगी। इसके बाद आगामी दिनों में अन्य मुकाबले भी आयोजित किए जाएंगे। लड़कों की टीम स्पर्धाएं और अन्य आयु वर्गों के मुकाबले प्रतियोगिता के छठे दिन से शुरू होंगे। इस दौरान विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए अपने कौशल और खेल भावना का प्रदर्शन करेंगे। इस चैंपियनशिप में देश भर से कुल 29 टीमें भाग ले रही हैं, जो इसे और भी प्रतिस्पर्धी बनाती हैं। सभी टीमों को उनके शीर्ष 3 खिलाड़ियों के समग्र रैंकिंग अंकों के आधार पर वरीयता यानी कि सीडिंग दी गई है। इससे प्रतियोगिता में निष्पक्षता और उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी। इस आयोजन से न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा, बल्कि उत्तराखंड में खेल बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। कि हर चुनौती का हम किस प्रकार से जीवन में आने वाली चुनौतियों को फेस करेंगे, कैसे हम एकदम से फास्ट डिसीजन लेंगे, कैसे एकदम सटीक रणनीति बनाएंगे, कैसे हम अपने साथ कॉन्फिडेंस के साथ कैसे क्या करना है, ये अगर हमें सीखना है तो टेबल टेनिस उसके लिए बहुत अच्छा हमारे लिए शिक्षण का कार्य भी करता है। मुझे विश्वास है कि आप सभी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता के माध्यम से न केवल अपने खेल को और अधिक निखारेंगे, बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी रांची के सभी निजी स्कूलों में कड़ाई करते हुए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने री एडमिशन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। तो वहीं स्कूल यूनिफॉर्म के साथ किताब को लेकर नियम पर जोर देते हुए शुल्क निर्धारण संबंधित एक उच्च स्तरीय बैठक की गई है। ये बैठक रांची विश्वविद्यालय स्थित आर्यभट्ट सभागार मोरहाबादी में डीसी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्यों प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान अन्य शिकायतों के निस्तारण को लेकर भी चर्चा हुई। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडे, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं परियोजना पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सभी विद्यालयों ने ही ये को चेतावनी दी कि पीटीए गठन की सूचना विद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट पर भी अपलोड करनी होगी और उसका लिंक जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को भेजना होगा। वहीं झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार सभी विद्यालयों को विद्यालय स्तर पर शुल्क समिति का गठन करना अनिवार्य है। उपायुक्त ने सख्त आदेश दिया कि विद्यालय परिसर में पुस्तक विक्रय नहीं की जा सकेगी। अभिभावक खुले बाजार से किसी भी विक्रेता से पुस्तकें खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। महाराष्ट्र के नासिक में गॉडमैन अशोक खरात केस के बाद अब बीपीओ कंपनी टीसीएस की यूनिट में यौन उत्पीड़न के खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। इस मामले में अब तक 9 एफआईआर और कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आरोप है कि टीसीएस नासिक में पॉश यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की गाइडलाइंस की अनदेखी की गई, इसलिए एचआर के एजीएम को अरेस्ट किया गया है। ये एजीएम कंपनी की यौन उत्पीड़न की रोकथाम इंटरनल कमेटी का भी हिस्सा था। एसआईटी ने 78 ईमेल चैट एसआईटी की जांच के दायरे में लिए हैं। आरोप के मुताबिक एचआर एग्जीक्यूटिव निदा खान ने मुस्लिम टीम लीडर के साथ मिलकर कई लोगों पर इस्लाम अपनाने के लिए भी दबाव बनाया था। इतना ही नहीं, इस केस में मलेशिया के इमरान खान का नाम भी
सामने आ रहा है। अब आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस विदेशी फंडिंग की जांच भी कर रही है। नासिक टीसीएस यूनिट में कथित यौन उत्पीड़न के मामले में बड़े खुलासे जारी हैं। सरकार के आदेश पर गठित एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 8 महिला कर्मचारियों द्वारा दायर शिकायतों की जांच कर रही है, जिन्होंने सीनियर सहकर्मियों पर गलत व्यवहार का आरोप लगाया था और दावा किया था कि एचआर डिपार्टमेंट ने बार बार की गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की। गिरफ्तार एचआर मैनेजर पर आरोप है कि वो इंटरनल पॉश सिस्टम का हिस्सा होने के बावजूद शिकायतों का जवाब देने में नाकाम रहा, जिससे वर्कप्लेस शिकायत निवारण में खामियों पर चिंता बढ़ गई है। मुंबई नाका CR नंबर 163/26 या गुन्ह्यामध्ये संशयित आरोपी नामे अश्विनी चेनानी यांना माननीय न्यायालयात हजर केला असता माननीय न्यायालयाने एक जो पूर्वीचा गुन्हा आहे त्याच्यामध्ये एक महिला आरोपी हजर करण्यात आली होती, त्याच्यासाठीचे वकील दुसरे होते। आज जो इतर आरोपी जे हजर करण्यात आले त्यांच्या वतीने मी, बाबा सय्यद साहेब, हनीफ शेख आम्ही लोकांनी काम बघितलं। महाराष्ट्र के परतवाड़ा में चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया। अचलपुर नगर परिषद की ओर से की गई इस कार्रवाई में आरोपी के घर के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है, जिसे प्रशासन पहले से चिन्हित कर चुका था। कार्रवाई के दौरान जेसीबी मशीन के जरिए घर के सामने बनी लोहे की सीढ़ियों को भी तोड़ दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह अवैध निर्माण के खिलाफ की गई है और नियमों के अनुसार ही इसे अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में तनवीर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी लड़कियों को फंसाते थे, फिर उन्हें मुंबई और पुणे ले जाकर अश्लील वीडियो बनाते थे। पुलिस ने इन चारों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। दावा है कि आरोपियों के पास 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो मिले हैं, जिनसे वे लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने असम एफआईआर मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है। ये जमानत तेलंगाना हाई कोर्ट ने दी थी, जिससे अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रूप से स्थगित कर दिया है। ये मामला असम पुलिस द्वारा दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है, जो हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा की शिकायत पर दर्ज की गई थी। आरोप है कि पवन खेड़ा ने रिनिकी शर्मा के पास कई देशों के पासपोर्ट होने का दावा किया था। न्यायमूर्ति JK महेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल S चंदूरकर की पीठ ने असम सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया और नोटिस जारी किया। हालांकि कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि यदि पवन खेड़ा असम के अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं, तो इस आदेश का उस प्रक्रिया पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। असम सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि खेड़ा ने अपनी याचिका में ये स्पष्ट नहीं किया कि तेलंगाना हाईकोर्ट का इस मामले में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र कैसे बनता है। उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया कि एफआईआर में शामिल एक अपराध के लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश पर आश्चर्य जताया। साथ ही ये भी बताया गया कि खेड़ा ने अपनी अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए एक और आवेदन दायर किया है। संक्षेप में 10 अप्रैल को तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस के सुजाना ने खेड़ा को 1 सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, जिसमें यह शर्त थी कि वे आगे राहत के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट जाएं। हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत सीमित सुरक्षा देने की अनुमति दी थी, भले ही उसका क्षेत्राधिकार सीधे लागू ना हो। इस फैसले को चुनौती देते हुए असम सरकार ने कहा कि खेड़ा ने हैदराबाद में याचिका दायर करने का कोई ठोस कारण नहीं बताया। इस मामले में असम पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और मानहानि जैसे आरोप शामिल हैं। बताया गया कि 7 अप्रैल को असम पुलिस खेड़ा की तलाश में हैदराबाद और दिल्ली तक पहुंची थी और उनके आवास पर भी जांच की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।